नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सर्द का सितम जारी है। रोज मौसम विभाग लगातार रेड अलर्ट की चेतावनी दे रहा है। हालांकि इस बार कुछ अजीबोगरीब स्थिति है। 1 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख तक लगातार सर्द का सितम जारी है। आज तो कुछ राहत दिखी है, वरना तो कोहरा सूर्यदेव को निकलने ही नहीं दे रहा और विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कहीं कहीं शून्य हो रही है, जिसके कारण हादसे भी हो रहे हैं। आज ही मथुरा के हाईवे पर 6 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे कि कई लोग घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है और इस तरह की घटनाएं कन्नौज, गोंडा, यमुना एक्सप्रेस, फिरोजाबाद एक्सप्रेस समेत अनेक स्थानों से लगातार मिल रही है। अनेक लोगों के मरने की सूचनाएं हैं। हालांकि प्रशासन सतर्क है और प्रशासन ने सभी विद्यालय माने कि कक्षा 12 तक के 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए। रैन बसेरों की स्थिति को पुख्ता किया जा रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं और साथ में अलाव भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन राहत नहीं मिल रही है। कहते हैं कि कल के बाद फिर मौसम करवट लेगा और ये जो करवट लेगा इससे कहते हैं कि राहत भी मिल सकती है। लेकिन इस दौर में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो है दिल के मरीजों की मौत। उसका आंकड़ा तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तक लगभग माने 10 दिनों में 150 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इनमें ब्रेन हेमरेज के भी मरीज हैं, लेकिन ज्यादा मरीजों की संख्या दिल के है। जहां पर अगर आप अस्पतालों में देखेंगे तो आपको देखने का मिलेगा कि मरीजों की बिल्कुल भरमार सी आ गई है, भीड़ आ गई है। कार्डियोलॉजी में तो नित्य 700-800 मरीज आ रहे हैं। वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, विशेष व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन अधिकांश दिल के रोगी ऐसे आ रहे हैं जिनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। कार्डियोलॉजी ने भी अपनी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि कृपया करके जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो घर से बाहर न निकले, अपने नाक, कान, चेहरा सब ढक करके रखे, गर्म कपड़े पहने और ऐसे प्रयास करें ताकि खून का धब्बा या यूं कहें खून का थक्का जमने न पाए।
नसें सिकुड़ने न पाए। आप हीटर का भी प्रयोग करिए। ये लगातार चेतावनी दी जा रही है, कार्डियोलॉजी ने एडवाइजरी भी जारी की है। अब इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का कॉम्बिनेशन है, और यही कॉम्बिनेशन हमको परेशान कर रहा है। हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ लगातार सलाह भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। जाने माने हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहान का एक ट्वीट आया है। वो कहते हैं कि खून का थक्का जमने न पाए, इसके लिए आप 2 काम करिए। नंबर 1, खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पीजिए, या फिर कोई गर्म सूप पी लीजिए। दूसरे उनकी सलाह है कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले गुनगुना पानी पी लीजिए। कहते बस 2 काम आप कर लीजिए तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। और कहते हैं, दावा है कि यदि इसका प्रयोग किया गया तो अगर 10 जाने जा रही उनमें 1 जान को तो बचा ही लिया जाएगा। इस बार ये बड़ा गजब का खेल है। KGMU की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक समय था जब बुजुर्गों को ही हार्ट अटैक पड़ता था जाड़े के सीजन में, लेकिन अब तो उसकी चपेट में किशोर भी आ रहे हैं। किशोर भी आ रहे हैं। किशोर का मतलब आप समझ रहे हैं? 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे, युवा तो आ ही रहे हैं, किशोर भी आ रहे हैं। इसलिए लगातार चेताया जा रहा है आपको कि आप क्षमता से अधिक कोई काम मत कीजिए। एकदम सो करके ठंड पर निकलिए नहीं, वरना ये स्थितियां आपके लिए घातक और खतरनाक हो सकती है। और ये ध्यान रखिए कि अभी ठंड गई नहीं है। अगर आपको आज के सूर्यदेव के आगमन से राहत जरूर मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। इस बार उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और के जो चुनाव हैं, खास तौर से स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के, बड़े दिलचस्प मोड़ पर हो गए। एक समय था जब ये चुनाव राजनीति से दूर रहते थे, राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब तो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी पहल की भारतीय जनता पार्टी ने और फिर पहल की समाजवादी पार्टी ने। चूंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों राजनीतिक दल ही आमने सामने हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव वास्तव में बड़ा सीधा होगा और दिलचस्प भी होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक क्षेत्र में भी प्रत्याशी घोषित किए, पहली बार। अभी तक 2-3 बार से स्नातक क्षेत्र में घोषित होते थे, लेकिन पहली बार कानपुर खंड से अरुण पाठक को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। वो तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं। उनका अपना दम खम है, उनकी एक कार्यशैली है, और दावा तो यह है कि जितने मतदाता बने हैं, क्योंकि इसमें मतदाता बनाए जाते हैं और प्रत्याशी खुद बनाते हैं, उनमें 75% प्रत्याशी भाजपा के हैं। अगर ये दावा बिल्कुल सुनिश्चित है तो भाजपा की जीत भी सुनिश्चित है, फिर तीसरी बार। और कानपुर खंड से ही भारतीय जनता पार्टी ने वेणु रंजन को शिक्षक क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। ये उन्नाव के हैं, और अभी तक शिक्षक क्षेत्र में उन्नाव के ही राज बहादुर सिंह चंदेल एमएलसी बनते रहे हैं। उनकी 83 वर्ष की आयु है और कुछ बीमार भी रहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शिक्षक प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। इसी तरीके से झांसी खंड में भी शिक्षक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, वहां से डॉक्टर बाबूलाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरीके से गोरखपुर फैजाबाद खंड से फिर देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। बरेली मुरादाबाद से फिर जयपाल बेस्ट को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, और ये लोग बाकायदे धूमधाम के साथ अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर रहे हैं। और एक बात यह भी है कि पहले जब चुनाव होते थे तो राजनीतिक जो है छवि दिखाई नहीं देती थी। अब तो नामांकन पत्रों में दाखिल करने के जुलूस में सांसद, मंत्री, विधायक सभी पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कानपुर खंड से डॉक्टर कमलेश यादव प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और ऊपर से निर्देश है, इसलिए चहलकदमी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही शिक्षक प्रत्याशी भी आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब ये चुनाव भी पूरे रणनीति से लड़ेगी। दरअसल चुनाव क्यों लड़ रही है? क्यों समाजवादी पार्टी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। और रणनीति क्या है? भाजपा से मोर्चा लो, जहां कोई मुद्दा दिखाई दे तुरंत भिड़ो, अपनी बात रखो, आवाज उठाओ। और यही तो कारण था कि जब ट्विटर के संचालक मदन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया तो अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय में पहुंच गए। प्रदर्शन हुआ, मुकदमा है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहुंच गए। हमारे कानपुर में कुलपति विनय पाठक पर अनेक आरोप हैं, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सपा ने इसे भी मुद्दा बनाया और कल धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किया। माने कि हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ो। और इसी के तहत विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए। और चूंकि दोनों
पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी, इसलिए चुनाव भी बहुत ही दमदार होगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जोशीमठ में बड़ी दर्दनाक हालात बने हुए हैं। हर जगह चीख पुकार, रोना धोना। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हमारा तो बचपन यहां बीता, हमारी रोटी रोज ही चली जाएगी। महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, बंद करो ये तोड़फोड़। लेकिन सवाल ये उठता है, ये तोड़फोड़ कैसे बंद होगी? घरों में दरारें पड़ गई हैं, गिराऊ हालत में है। लाउड स्पीकर से लगातार खतरनाक बम्पर और सुरक्षित स्थानों के बारे में चेतावनी दी जा रही है। जोशीमठ में 20,000 की आबादी, आधी से अधिक आबादी को बाहर कर दिया गया है। यहां तक कि वहां के जो होटल हैं वो झुक गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। 678 मकान ऐसे हैं जिनमें भीषण दरार आई है। 2 आलीशान होटल भी चपेट में आ गए। वैसे तो थोड़ा बहुत काम शुरू भी हो गया है। तोड़ फोड़ का, लेकिन CBRI मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की एक टीम आ रही है और इस टीम के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। टीम का इंतजार हो रहा है। बुलडोजर आ गए, आपदा प्रबंधन का काम शुरू हो गया है। SDRF की टीम सतर्क हो गई है। राज्य सरकार बराबर मॉनिटरिंग कर रही है। PMO की निगरानी है। प्रधानमंत्री लगातार राज्य सरकार का मुख्यमंत्री के संपर्क में है और हर प्रकार के मदद का वादा कर रहे हैं। बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है और कहा जा रहा है कि जोशीमठ को बचाओ। अब कारण बहुत बताए जा रहे हैं, क्यों दरारें पड़ गई। कोई कहता है कि जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य हो गए। कोई कहता है कि विकास कार्य इतनी तेजी के साथ किए गए। हमने चेताया भी कि ये जो टनल बन रही है ये घातक है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो टनल का परिणाम है, विकास का परिणाम है। और दूसरी चीज को ये भी कह रहा है कि नीचे पानी जम गया। बहरहाल ये सब जांच के विषय है, जांच होगी, बात भी सामने आएगी। लेकिन जोशीमठ का दर्द इस समय देखा नहीं जा रहा है। उजड़ते परिवार, बिलखते बच्चे, व्यवसाय रोजगार पर गहरी चोट, सब कुछ हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 16 जनवरी को सुनवाई करेंगे। लोगों ने कहा बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं, हालात बहुत गंभीर है, इस पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
और एक तरीके से तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। और क्या कहा कि वहां पर चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है। जब चुनी हुई सरकार है, वो सरकार इस काम को देख रही है, तो हमें उस पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री, उनके मुख्य सचिव, अधिकारी, मंत्री सभी लगातार निगरानी कर रहे हैं और इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, कम से कम उनके सामने खतरा खड़ा हो। लेकिन एक आपदा तो आई गई है, इसका सामना किया जा रहा है, लेकिन जोशीमठ बचना चाहिए, हमारी भी यही गुहार है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।